पहला क्वेश्चन है मेरा बेटा हमारे पास 062541 2019. A rocket is stationary on the launch pad. At time 0, the rocket engines are switched on. अच्छा, यहाँ पे जो ग्राफ गिवन है एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ गिवन है. The rocket engines are switched on, are ejected from the nozzles of the engine. The rocket accelerate upward. Shows the acceleration of the rocket varies between t0 and tf. अच्छा, इस ग्राफ में हमें ये चीज पता चल रही है कि आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और जो एक्सेलरेशन है वो शुरू में इंक्रीज कर रहे हैं, लाइक यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है, और यहां पे हमारे पास इंक्रीजिंग आ रहा है लेकिन वेरिएबल है, चेंज हो रहा है. सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना है कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं. सो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन. फॉर्मूला लिखते हैं मेरा बेटा हम इसका, वैसे इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी, वी माइनस यू ओवर टी. अच्छा, दूसरा हमें ये करना है कि t0 से tf तक, मतलब फाइनल टाइम तक, एंडिंग टाइम तक, कैसे स्पीड ऑफ द रॉकेट वेरी करती है बिटवीन 0 एंड tf. तो जरा देखा जाए तो हमारे पास अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहे हैं और उसके बाद आपके पास बिल्कुल कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है, तो शुरू में जो ग्राफ आपके पास आएगा उसमें हल्का सा ग्राफ में कर्व इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल कांस्टेंट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा बेटा आपके पास इंक्रीज कर रहा है, तो कांस्टेंट तो नहीं कह सकते. हाँ, उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है, लाइक आपके पास जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है. उसके लिए यूनिफॉर्मली इंक्रीज के लिए हम बिल्कुल सीधी लाइन लगा देंगे. ये हमारे पास मेरा बेटा. उसके बाद sometime later the rocket is fall from the earth. The effect of earth's gravity on the motion of the rocket is insignificant. As the rocket accelerates, its momentum increase. So state the principle of conservation of momentum. तो हमें पता होना चाहिए when there is no external force acts on the system, the total momentum of an isolated system always remain constant. So ये भी कह सकते हैं टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें कोई फर्क नहीं आता. लेकिन उसमें पहले हम ये बात करते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे एक्ट ना करे तो टोटल मोमेंटम हमेशा एक जैसा रहता है. सो गिवन दैट नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड, नो एक्सटर्नल फोर्सेस are applied, the total momentum remains same or constant. The total momentum remains constant. ये हमारे पास हो गया लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Explain how the principle of conservation of momentum applies to the accelerating rocket exhaust gases. हम हमेशा ही कहते हैं कि जितनी तेजी से गैसेस रॉकेट से बैकवर्ड डायरेक्शन में आती हैं उतनी तेजी से रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. ऐसे वैसे न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की भी बात की जा सकती है. एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन magnitude but opposite in direction. So rocket gains momentum, so the momentum of the gases increases, but in opposite direction. दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है. और ऐसे एक बात है मेरा बेटा याद रखना, 80% किसी भी रॉकेट में फ्यूल होता है. 80% रॉकेट का जो हिस्सा होता है मेरा बेटा वो फ्यूल पे होता है. वेल, रॉकेट गेन्स मोमेंटम, rocket gains momentum
Momentum of gas increases to, जो exhaust gases हैं, momentum of gas increases to, but in the opposite direction. But in the opposite direction. ये हो गया जी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक्सप्लेनेशन. आगे जी, ये क्लियर है मेरा बेटा यहाँ तक? ओके, डायग्राम शोज दैट एक्सटेंड्स ओवर अ साइन दैट एक्सटेंड्स ओवर अ रोड. ठीक है जी, मतलब जितने भी साइंस बने होते हैं, कोई पोस्टर लगा हुआ है. द mass ऑफ द साइन इज, mass गिवन है भाई उसका 3.4 into 10 raised power 3 kg. कैलकुलेट द वेट ऑफ द साइन. हमें इसका वेट कैलकुलेट करना है तो वेट का फॉर्मूला यूज करेंगे. W is equivalent to mg. मैस हमारे पास है 3.4 into 10 raised power 3. g की वैल्यू हमारे पास होती है मेरा बेटा 10, तो 10 की पावर 3 10 की पावर 4 हो जाएगी. बेस में तो पावर्स ऐड होती है ना, इसकी पावर 1, तो आंसर आएगा 3.4 into 10 raised power 4 और यूनिट आ जाएगा न्यूटन. उसके बाद द वेट ऑफ द साइन एक्ट एज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1.8 मीटर. ठीक है जी, 1.8 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पोस्ट. ये हमारे पास सेंटर ऑफ द पोस्ट आ गया, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 1.8 मीटर. एंड इट प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट अबाउट द पॉइंट P. इस पॉइंट P के लाइक हमारे पास जो पिवट पॉइंट गिवन है वो P बताया जा रहा है. Point P is a horizontal distance of 1.3 meter from the center of the support post. Calculate the moment about P due to the weight of the sign. हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट. हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लेंगे? मोमेंट तो हमें पता है मेरे बच्चे, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट. असल चीज है, हमें यहाँ पे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए. ये डिस्टेंस हमारे पास 1.8 है, ये डिस्टेंस हमारे पास 1.3 है. 1.8 माइनस 1.3 करें, कितना आंसर आएगा मेरा बेटा? 1.8 माइनस 1.3. ये इसके अलावा कोई और फॉर्मूला यूज करेंगे मेरा बेटा? अगर इसकी टोटल लेंथ देखी जाए हमारे पास वो कितनी आएगी? वो हमें गिवन ही नहीं है. P is a horizontal distance 1.3 meter from the center of the support post. हमें वेट ऑफ द साइन की वजह से, तो वेट का डिस्टेंस कितना है आपके पास? So 1.8 ये डिस्टेंस है, 1.3 ये, तो हमारे पास 0.5 ही बनता है. 0.50. इसका मतलब मोमेंट कैलकुलेट करना होगा तो फोर्स 3.4 into 10 raised power 4 तो 0.5 क्या आंसर आएगा? मल्टीप्लाई करके देखिए जरा. आंसर आना चाहिए 1.7 into 10 raised power. एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक आंसर हमारा 1.7 into 10 raised power 4 न्यूटन मीटर. क्लियर हुआ बेटा? ये आगे आ चुके. A concrete block is positioned on the side of the support post with the its center of mass horizontal distance centimeter from the center of the post. What is meant by center of mass? Center of mass किसे कहते हैं मेरा बेटा? हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखनी है. Where all the mass considered to be concentrated a point
where all the mass considered can be considered to be concentrated, can be considered to be concentrated. उसको हम सेंटर ऑफ मास का नाम देते हैं. देन हमसे पूछा गया द वेट ऑफ द कंक्रीट ब्लॉक प्रोड्यूसेस अ मोमेंट अबाउट p that exactly cancel the moment caused by the weight w. Calculate the weight of the concrete block. The weight of the concrete block produces a moment. ठीक है जी. कंक्रीट ब्लॉक यहाँ देखिए तो ये भी प्रोड्यूस कर रहा है मोमेंट को, जो कि कह रहे हैं एग्जैक्टली कैंसिल करता है. लाइक इन दोनों की वजह से जो मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पी के अराउंड, वो दोनों मोमेंटम इक्वल है लेकिन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो हम वही इक्वेशन यूज करके फाइंड आउट करेंगे कि जी वेट ऑफ द कंक्रीट ब्लॉक क्या है हमारे पास. क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. क्लॉकवाइज हमारे पास आ गया 1.7 इंटू 10⁴ बस हमने कैलकुलेट करना है. इसका अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये 1.3 प्लस 70 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.7 है. लाइक इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है आपके पास 1.3 प्लस 0.7 आ रहा है. इधर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वेट ऑफ द कंक्रीट इनटू 1.3 प्लस 0.7. सो इस वैल्यू की जो कि इधर मल्टीप्लाई और इधर लाके डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा मेरा बेटा 8.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन. जी बेटा क्लियर हुआ. हमने इसका वेट भी कैलकुलेट कर लिया, इसका वेट भी कैलकुलेट कर लिया, इसका वेट भी कैलकुलेट कर लिया. आगे कहा जाता है कंक्रीट ब्लॉक इज रिमूव्ड. अगर उसको रिमूव कर दिया जाए द साइन एंड स्पोक वाज रोटेट अबाउट p in a clockwise direction. State and explain what happens to the movement about p due to the weight of the sign as it rotate. क्या फर्क पड़ेगा मूवमेंट पे अबाउट पॉइंट p ड्यू टू द वेट ऑफ द साइन जैसे वो मूव करेगा कंक्रीट के हटाने से. सो कंक्रीट के हटाने से मेरा बेटा इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि उसका डिस्टेंस भी मूवमेंट से मेरा बेटा इंक्रीज कर जाता है. तो सिंपली आंसर लिख दें मूवमेंट विल इंक्रीज, मूवमेंट इंक्रीजेस बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन p एंड लाइन ऑफ एक्शन जिसे हम वेट कहते हैं मेरा बेटा वो इंक्रीज कर जाएगा. Because perpendicular distance between p and weight increases. जिसे हम वैसे भी कहते हैं कि उसके मूवमेंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट. तो फोर्स इंक्रीज करें या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट को इंक्रीज करें, दोनों केसेस में हमारे पास मूवमेंट इंक्रीज होता है. आगे जी द क्यूब ऑफ अ साइड 0.040 मीटर floating in a container of a liquid. Figure 3.1 shows that the surface of the liquid is 0.08 meter above the level of the bottom of the face of the cube. ठीक है जी. The pressure of the air above the cube exert a force on the top of the face of the cube. The valve is closed. Explain in terms of air molecules how the force due to pressure of the air is produced. So air molecules collide with each other. Air molecules collide with each other and with the walls of the container too. और जिसकी
रिएक्शन के तौर पर उन्हें अगेन फोर्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से, इसलिए फोर्स प्रोड्यूस होती है. तो एयर मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द walls of the container. Experience our rebound force. Experience our rebound with the same momentum. Experience a rebound with the same momentum, but in opposite direction. फोर्स हमारे पास किसकी लोड होती है मेरा बेटा? फोर्स होती है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी के. आगे द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर इज, डेंसिटी गिवन है. कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट द डेप्थ ऑफ. तो फॉर्मूला मेरा बेटा यूज किया जाएगा रो जी एच वाला. डेंसिटी हमें गिवन है, जी की वैल्यू हमें पता है, हाइट भी पता है. डेंसिटी गिवन है जी 1500, जी की वैल्यू हम यूज करते हैं 10. डेप्थ हमें गिवन है 0.08 मीटर. आंसर आ जाएगा मेरा बेटा 420 पाउंड. द फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द क्यूब कॉज्ड बाय द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड. फोर्स कैलकुलेट करनी है आपने. आपको दोनों लेंथ्स गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एरिया आ जाएगा. जो सेम लेंस 0.04, इसी को मैं 0.04 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एरिया आ जाएगा मेरे बेटे. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? P = F/A. F कैलकुलेट करनी है तो P × A. प्रेशर हमारे पास कितना गिवन है मेरा बेटा? 420 पास्कल. 0.04 का स्क्वायर. क्या आंसर आएगा बेटे? 0.67 न्यूटन. आगे the valve is opened and liquid is pumped into the container. The surface of the liquid rises in a distance of 0.03 meter. The cube remains floating in the liquid with its bottom of 0.0828 meter in the surface of the liquid. Calculate the work done on the cube by the force diagram B. तो force आपने calculate की by B वो 0.67 थी. अब जो लेवल राइज किया उस फोर्स के लगाने से वो मेरा बेटा 0.034 मीटर है. एंड वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और जो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास है मेरा बेटा 0.034 है. So work will be equivalent to 0.67 into 0.034. The answer will be 0.023 joule. So just one reason why this is not an efficient method of lifting up the cube. तो जब हमें क्यूब को लिफ्ट करना है तो हमें वाटर को भी लिफ्ट अप करना होगा. So when you lift the cube, you are lifting water to, यहाँ तक क्लियर है मेरा बेटा? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. गैस ऑफ mass is 0.23 gram is trapped in a cylinder by a piston. The gas at atmospheric pressure which is 1.0 10⁵ Pascal. ये नाम ही गिवन हो तो हमें पता होना चाहिए. 4.1 shows the piston held in piston by a catch. Okay, the volume of the trapped gas is, the volume भी given है, pressure भी given है. An electrical heater is used to increase the temperature of the gas by 550 degrees C.
The specific heat capacity of the gas is 0.72 joule per. Calculate the energy required to raise the temperature of the gas by 550 डिग्री C. हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है. कैलकुलेट द एनर्जी, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे मेरा बेटा? E इज इक्वलेंट टू वही सेम फॉर्मूला मेरा बेटा, एम सी डेल थीटा या डेल टी. मैस भी हमें गिवन है 0.23. 0.23 ग्राम. सी की वैल्यू हमें गिवन है स्पेसिफिक हीट 0.72. चेंज इन टेम्परेचर, कितना चेंज टेम्परेचर किया आपने? 550. क्या आंसर आएगा मेरा बेटा आपका? जी, आंसर कैलकुलेट करो. अबाउट 91 जूल आएगा. आगे जी, द पावर ऑफ द हीटर इज 2.4 वॉट. पावर गिवन है. कैलकुलेट हाउ इट लॉन्ग टेक्स फॉर द हीटर सप्लाई द एनर्जी. कैलकुलेटेड ए. तो हमें मतलब पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए. पावर होती है हमारे पास वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. हम हमेशा कहते हैं पावर या वर्क एनर्जी के इक्विवेलेंट है. ये वर्ड टी आ जाएगा. हमें टी कैलकुलेट करना है. इट विल बी द, तो ये हमारे पास आएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर. एनर्जी हमने कैलकुलेट की हुई है जो कि 91.08 अप्रोक्सीमेट होती है मेरा बेटा. पावर हमारे पास 2.4 है. तो टाइम हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेट 38 सेकेंड. In practice, it takes much longer to increase the temperature of the gas by 550 degrees C using the heater. Using one reason for this, कोई भी रीजन लिख सकते हैं कि मेरा बेटा एनर्जी लॉस हो जाती है टू द सराउंडिंग. हीटर से डायरेक्टली हीट थ्रू द वेव्स जा रही है. तो मेरा बेटा आप ये भी कह सकते हो कंडक्शन नहीं है तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि जो ये स्लो प्रोसेस होता है, एनर्जी लॉस्ट to the surrounding. When the temperature of the gas is increased by 550 degrees C, the pressure is 2.9 into 10 raised per 5 Pascal. The gas is then released along the piston to move. As the piston moves, the temperature of the gas remains constant. State and explain what happens to the piston. So piston start moving to the right. There's the resultant force acting to the right. ये पिस्टन मेरा बेटा फिर राइट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीज करेगी. पिस्टन starts moving to the right. The resultant force is acting to the right. Resultant force is acting to the right. Determine the volume of the gas when the piston starts moving. So formula use करेंगे मेरा बेटा P1 V1 is equivalent to P2 V2. V कैसे कैलकुलेट किया जाएगा मेरा बेटा? हमें V2 कैलकुलेट करना है. So it will be P1 V1 divided by P2 which is equivalent to V2. हमारे पास P1 कितना था? 2.9 into 10 raised per 5. वॉल्यूम 1 था हमारे पास 1.9 into 10 raised per minus 4 डिवाइडेड बाय P2 है हमारे पास 1 into 10 raised per 5. तो ये वॉल्यूम हमारे पास आएगा मेरा बेटा 5.5 into 10 raised per minus 4 cubic meter.
जी मेरा बेटा क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके अभी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन थ्योरेटिकली है. आई थिंक 5 सोनवर्ड कल करते हैं या अभी कर लें. चलिए जी बताएं जल्दी से. Okay. Liquid and gases are two states of matter in the boiling and evaporation. The liquid change into a gas state. Two ways in which the boiling differs from evaporation. तो जब boiling की बात करते हैं हम through the liquid बात करते हैं. Boiling takes place through the liquid. और evaporation की बात करें तो मेरा बेटा सिर्फ surface की बात करते हैं. इसके बाद जी boiling does not have a cooling effect. ये दो डिफरेंस हमने लिख ली इसकी. Boiling does not have cooling effect. Okay, before injecting a patient, doctor wipes a small amount of volatile liquid into the patient's skin. Explain in terms of molecules how this procedure cools the patient's skin. When our skin rubs with the volatile liquid, all the molecules that possess higher energy will leave the surface of your skin और उसकी जगह पे हमारे पास लो एनर्जी आ जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है. सबको लिखते हैं मेरा बेटा. When our skin gets rubbed with the volatile liquid, all those molecules that possess higher energy, those molecules that possess higher energy will leave the surface will leave the surface of your skin, leave the surface of your skin, and those of low energy will be left behind. Low energy will be left behind. So the temperature decreases and that's how thermal energy is lost. As temperature decreases and that's how thermal energy and that's how thermal energy is lost by skin. Energy is lost by your skin. Like gases can be compressed, but liquids are incompressible. So explain in terms of molecules why the liquids are incompressible. So simply there is no space between the liquid molecules. There is no space between
liquid molecules as compared to the gases. Gases have a larger distance between them. Again, the green light of the frequency 5.7 into 10 to the power 7, 14 hertz is traveling in the air at a speed of this. The light is incident on the surface of the transparent solid, shows the wavefront direction of the light in the air. The light travels more slowly in the transparent solid. So explain in terms of the wavefronts why light changes direction as it enters through the solid. एक तो मीडियम चेंज हुआ, मीडियम की चेंज होने से वो रेयर से डेंसर मीडियम में गई है, so उसकी डेफिनेटली उसकी एनर्जी लॉस भी हुई, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई. So some parts of the wavefront hit the solid first and then hit the solid at different time intervals. Some parts of wavefronts some parts of wavefronts hit the solid first, enter होते हुए, and they all hit the solid at different time intervals. They all hit the solid at different time intervals. जैसे देखा जाए तो मेरा बेटा ये आपको नजर आ रहा है, ये सब पहले हिट करेंगे. The refractive index of the transparent liquid is one solid is 1.3. And given हमें the light is incident at an angle of incident 67 degree. हमें angle of incidence भी given है 67 degree. Calculate the angle of refraction of the light at a solid. So simply हम formula use करेंगे. N is equivalent to sin I over sin R. R हमें calculate करना है. So it will be sin I over N. Sin 67 degree divided by N की वैल्यू हमारे पास 1.3 है. पहले हम कैलकुलेट करेंगे साइन आर, फिर हमें आर कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये बनेगा हमारे पास 0.708. फिर इसका इनवर्स लेंगे. ये हमारे पास आ रहा होगा मेरा बेटा 45 डिग्री. Determine the wavelength of the green light in the transparent solid. तो हमारे पास फॉर्मूला मेरा बेटा गिवन है. वेवलेंथ कैलकुलेट करने का v इज इक्वल टू f लैम्डा. लैम्डा कैलकुलेट करना हो तो v को हम f के साथ डिवाइड करते. हमें जो स्पीड बताई गई थी मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी गिवन है और स्पीड भी गिवन है. जी बेटे एक मिनट रुक जाए. जी बेटा इसको कंप्लीट कर लेते हैं. स्पीड हमारे पास गिवन है 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी गिवन थी हमारे पास 5.7 समथिंग थी मेरा बेटे. हाँ जी 5.7 इंटू 10⁻14. इसका आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा हमारे पास 4.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर.
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा मेरा बेटा, the diagram shows the circuit diagram of the circuit including component X, दो रेजिस्टर और एक कंपोनेंट और एक एमीटर है हमारे पास। स्टेट द नेम ऑफ द कंपोनेंट, तो हमें कंपोनेंट का नाम बताना है कि कौन सा यहाँ पे कनेक्टेड है। तो मेरा बेटा ये हमें बड़े अच्छे से पता है कि आपके पास थर्मिस्टर है, हीट सेंसिटिव रेजिस्टर जिसे हम कहते हैं मेरा बेटा। उसके बाद जनाब, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी ई, द स्विच इज क्लोज, स्विच क्लोज का मतलब कि ऑन कर दिया गया। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 30 ओम रेजिस्टर इज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 30 ओम रेजिस्टर इज, बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। आपके पास 30 ओम आ रहा है, is V30. The potential difference across the 20 ohm resistor is V20. The potential difference across the component X is Vx. हमें नहीं पता वो कितना होगा। State an equation that relates to V30. हमें एक ऐसी इक्वेशन बताएं कि जो V30 और Vx को आपस में रिलेट करती है। तो मेरा बेटा X और 30 ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, और पैरेलल में आप सबको पता है मेरा बेटा कि वोल्टेज की जो वैल्यू होती है मेरे बेटे वो सेम होती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो Vx है वही क्या होगा मेरा बेटा, V30 होगा। इसी तरह लिखा हुआ है कि E20 को, E एंड V20 को आपस में रिलेट करें। तो मैं लिख सकता हूं कि आपके पास जो Vx है वो डायरेक्टली रिलेट किसके साथ कर रहा है मेरा बेटा, बैटरी के साथ। इसे V20 का नाम देते हैं। आगे मेरा बेटा हमारे पास है, द EMF द बैटरी इज 6 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट X इज 15 ओम। अगर X की जो रेजिस्टेंस है हमारे पास 15 ओम हो तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, हमें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बतानी है। तो ये दो रेजिस्टेंस दोनों आपस में पैरेलल में X और 30 हो, इनके लिए तो सबसे पहले हम रूल यूज करेंगे प्रोडक्ट ओवर सम का। प्रोडक्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, 15 ओम रेजिस्टेंस है, 30 ओम है, तो 15 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 30, ये तो पैरेलल के लिए आगे। आगे हमारे पास है मेरा बेटा 20 ओम, इनके साथ सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में थे, इनके लिए हमने रूल यूज कर लिया प्रोडक्ट ओवर सम प्लस रेजिस्टेंस जो आपके पास सीरीज में आ रही है तो 20 है, उसमें 20 ऐड कर देंगे। आंसर मेरे बेटे क्या आएगा आपके पास, 30 होगा। आगे पूछेगा तो एमीटर रीडिंग मीन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बताएं। ओम्स लॉ यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। आई कैलकुलेट करने हैं तो V को R पे डिवाइड कर देंगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज आपके पास 6 है और रेजिस्टेंस आपके पास 30 है, तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आएगी आपके पास 0.2 एम्पीयर। एमीटर की रीडिंग आ गई। आगे कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट X इंक्रीजेस, अगर हीट सेंसिटिव रेजिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द एमीटर रीडिंग, तो हमें बड़े अच्छे से पता है कि रेजिस्टेंस और करंट का दोनों का इनवर्स रिलेशन है। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मोमीटर डिक्रीज करेगी। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, तो आपके पास मेरा बेटा जो इलेक्ट्रिक करंट है मेरा बेटा वो भी क्या कर जाएगा, फिर इंक्रीज कर जाएगा। तो एमीटर पे जो रीडिंग आएगी वो पहले से ज्यादा आएगी। आप यहाँ पे आंसर लिखिए, since total resistance decreases, since total resistance decreases, and so is the ammeter reading
जी मेरा बेटा। आगे आपके पास स्टूडेंट द हैंडल ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एंड कॉइल रोटेट। एसी जनरेटर है हमारे पास। फिगर 8.1 रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ एसी जनरेटर। हमारे पास दो स्लिप रिंग्स नजर आ रहे हैं, वोल्टेज आउटपुट, कार्बन ब्रशेस, नॉट साउथ फील्ड हैंडल है, कॉइल है। So सबसे पहले there is an alternating voltage output between two terminals. Explain why the rotating coil produce an output voltage. तो यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो यही सारा कॉन्सेप्ट कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। सिंपली आप लिख लेंगे ड्यू टू नॉर्थ टू साउथ, जब कॉइल रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी। कट करना मतलब कम या ज्यादा करना, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, due to magnetic field lines are being cut by the are being cut by the moving coil, which then induced EMF, which then induced EMF. आगे जी, state the position of the rotating coil while the alternating output voltage is maximum and explain why the maximum will occur at this position. जब मेरा बेटा कॉइल इस पोजीशन में पड़ी हुई है तो उस पर मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन है हमारे पास, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी। तो आप ये कहेंगे कि वोल्टेज की वैल्यू जो है हमारे पास मैक्सिमम आएगी जब मैक्सिमम लाइंस इसमें से पास होंगी। तो मैक्सिमम लाइंस ये कट करेगा। वर्टिकल पोजीशन में तो इसमें से कोई लाइन पास नहीं हो रही होती, तो फोर्स नहीं एक्ट करती। सो इट्स horizontal position because when most of the field lines, most of the field lines are cut by the coil, with the highest rate. सबसे ज्यादा इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होगी, तो हमारे पास मेरा बेटा जो ईएमएफ है या वोल्टेज है वो भी ज्यादा है। A lamp and an open switch are connected in series to the output terminals of the AC generator. The switch is closed and the lamp lights up. The student has to apply a greater force on the handle. Explain why a greater force needed to keep the lamp lit. में ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड क्यों होगी? करंट जो आउटपुट करंट है मेरा बेटा इन द कॉइल, वो आप ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। Current in the coil which experience a force due to the motor effect, जिसे हम बैक ईएमएफ इफेक्ट भी कहते हैं। एक कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दूसरा आपने एक लैंप और ओपन स्विच को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, ऑपोजिट करंट की वजह से भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी जो उसको अपोज करेगी जो पहले ईएमएफ पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से में फिर लार्जर फोर्स, ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। So his exerted force will be opposed by the force due to the motor effect. His exerted force will be opposed
by the force due to the motor effect. Thus, he has to put a greater force. Greater force to oppose the change. Okay, diagram shows a beam of alpha particle towards a thin sheet of a gold in a vacuum. बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, स्ट्राइक कर रही है गोल्ड शीट वैक्यूम के अंदर. आगे डिटेक्टर्स भी लगे हुए. डिटेक्टर्स इन द रीजन सराउंडिंग द थिन गोल्ड शीट detect the alpha particle and determine the number of particles traveling in various directions. Chain explain what can be deduced from the following observation. The majority of the alpha particles pass through the gold sheet undeflected and are detected on the far side. तो क्या हम यहाँ से डिटेक्शन करेंगे अल्फा पार्टिकल्स के बारे में, जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स इसको क्रॉस कर गए और डिटेक्टर पे डिटेक्ट भी हो गए. तो हम यही कहेंगे अगर वो डिटेक्ट करके न्यूक्लियस से टकराने के बाद तो न्यूक्लियस फिर बहुत स्मॉल है. न्यूक्लियस इज ऑफ वेरी स्मॉल साइज. Two alpha particles hit the nucleus. A small number of particles are deflected as they pass through the gold sheet. कुछ particles deflect हो जाते हैं तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव होता है, अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव होते हैं. तो मेरा बेटा इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज की वजह से, रिपल्सन की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं. तो ये लिख लेंगे कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो एक्सप्लेनेशन में आएगा अल्फा पार्टिकल्स experience a repulsive force. आगे जी, a very small number of alpha particles are deflected through very large angles, are returned back as they become. हम कहेंगे center of an atom or nucleus is concentrated with its charge. Is concentrated with its charge. Explanation में लिखने nucleus is आगे जी, a beam that consists of both alpha particles and beta particle is passed through a region of space where there is a magnetic field perpendicular to the direction of the beam. State two ways in which the deflection of the alpha particle differs from that of the beta particles. For beta में two ways in which the deflection different होगी. अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है, बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है. आंसर लिखेंगे मेरा बेटा. अल्फा पार्टिकल्स will be deflected in opposite direction. हम लेफ्ट हैंड साइड में भी लगाते हैं. will be deflected in opposite direction. उसके अलावा अल्फा पार्टिकल्स का क्योंकि मास ज्यादा होता है बीटा पार्टिकल्स के मुकाबले में, इसलिए इनमें जो डिफ्लेक्शन है वो भी बीटा पार्टिकल्स के मुकाबले में कम होगी. तो लिखेंगे इट इज डिफ्लेक्टेड लेस देन, इट इज डिफ्लेक्टेड लेस देन लाइटर बीटा पार्टिकल.